हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो कि है चैप्टर नंबर 11 का चैप्टर है। ठीक है। अब हम लोग इसका एक वीडियो बना चुके हैं जिसपे हम लोग जो है अपने जो अपना जो सेल का जो इंट्रोडक्शन था और जो सेल का व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी और जो ओवरव्यू था सेल का, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो शिल्डन एंड स्वान थे, ये सब हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो ओवरव्यू ऑफ सेल है, जिसमें ये सेल का साइज जो अलग अलग टाइप के सेल को बताने की कोशिश किया है, मतलब एक ओवरव्यू दिया है एक तरह से, इसको हम लोग देख चुके हैं। जैसे इस जो डायग्राम था, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम इस पे बात करने वाले हैं यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग पढ़े नहीं थे। ठीक है। तो इन साइंटिस्ट का नाम है जी.एन. रामचंद्रन और ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, मतलब इंडिया में। और इनका जो टाइम पीरियड है 1922 से 2001 तक। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि जी.एन. रामचंद्रन, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. His discovery of the triple helical structure of collagen, published on Nature in 1954, and his analysis of the allowed conformational of protein through the use of रामचंद्रन प्लॉट। अरे रामचंद्रन जो प्लॉट है ना, ये वाला जो कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में है। जब जो भी लोग इस चीज़ की तैयारी करते हैं, जो लोग गेट का या फिर जो लोग नेट जेआरएफ का तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ का या है ना, या फिर जो इससे भी जो हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं, मतलब कि जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी करने के लिए जो देते हैं, ठीक है, तो उन लोग इस वहाँ जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। तो जो रामचंद्रन प्लॉट है, रामचंद्रन प्लॉट, वहाँ पे ये इसको पढ़ना पड़ता है। इसको किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को बताते हैं कि कैसे वो है, कैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए थे बायोकेमिस्ट्री में ये। ठीक है। तो इसके बाद है कि ही वॉज बॉर्न ऑन October 8, 1992 इन अ स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोचीन on the southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramchandran's interest in mathematics. सीधी बात है, जो उनके पिताजी थे उनसे ही इन पे मैथमेटिक्स भी आया और इंटरेस्ट आया और ये सीख गए मैथमेटिक्स। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर्स, Ramchandran graduated in 1942 as the top-ranking student in the BSc Honours Physics course of the University of Madras. He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramchandran met Linus Pauling and was deeply influenced by the publications on model of alpha helix and beta sheets structure that directed his attention to solving the structure of collagen. He passed away at the age of 78. ठीक है। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे, जो कि अपने गोल्ड मेडलिस्ट थे बीएससी ऑनर्स में फिजिक्स से। और उसके बाद फिर ये अपनी कैम्ब्रिज से पीएचडी भी कंप्लीट किए और वहाँ ये लाइनस पॉलिंग से भी मिले। ठीक है। जो कि उस समय अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को बता रहा था, जो कि बहुत नया था, बीटा शीट्स स्ट्रक्चर सब उस समय बहुत नए थे, तो उस पर काम कर रहे थे। और उसके बाद ही इन्होंने अपना रामचंद्र प्लॉट दिया, जो कि अल्फा हेलिक्स मॉडल को बता रहा था। ठीक है। तो रामचंद्रन के बारे में हो गया। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं, जो कि हम यहाँ से देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल से देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, blue green algae, mycoplasma and PPLO, that is Leuropneumonia like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size, and the four basic shapes of bacteria are Bacillus, rod-like, Coccus, spherical, Vibrio, comma-shaped, and Spiralium, spiral. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and function. ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ये अगर यहाँ पे क्या क्या पता चल रहा है कि इसमें मेनली कौन रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की जब भी हम बात करेंगे तो सामने आएगा। वो है हमारा जो है जबसे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो भी एक टाइप का बैक्टीरिया ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है पीपीएलओ, दैट इज ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो चार है ये आपको ध्यान रखना है कि यही चार जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ये मल्टीप्लाई फास्टर होते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई फास्टर होते हैं। और उसके बाद ग्रेटली साइज एंड शेप में डिफर करते हैं, जो कि 4 बेसिक टाइप के हैं, जो कि बताया है यहाँ पे, जो कि हम लोग कभी ना कभी देखे ही होंगे। यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है ना, अच्छा एनसीईआरटी में नहीं दिया है शायद, तो इसका शेप हम लोग देखे ही होंगे, बहुत जगह देखे हैं। इधर 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैसिलस रॉड लाइक होगा, ऐसे ऐसे रॉड लाइक जो बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारा बैसिलस हो गया। अब नाम याद रखना, ठीक है, मतलब देखिए नाम से शेप पता चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये बैसिलस है, तो बेसिलस कैसा है यहाँ पे, रॉड लाइक, है ना। तो बेसिलस जो है हमारा वो रॉड लाइक है। उसके बाद क्या है, कोकस। कोकस से सीधा समझ में आ ही रहा है, ये सबको जो भी लोग पढ़ाई करते हैं उसको समझ में आ रहा होगा, कोकस मतलब स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। उसके बाद है वाइब्रियो। तो जैसे कि हम वाइब्रियो कोलरी के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा से दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि कॉमन टाइप का बैक्टीरिया होगा, ठीक है, वाइब्रियो कोलरी, कोकस। और उसके बाद क्या है, स्पाइरिलियम, तो सीधी बात है स्पाइरिलियम, ठीक है। तो इनके नाम से इनका शेप डिसाइड हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। ये बहुत इजी बात है, मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, और अगर पूछ लेगा तो भी हमको आना चाहिए। वाइब्रियो मतलब कॉमा, स्पाइरिलियम मतलब स्पाइरल, कोकस मतलब स्फेरिकल, और बैसिलस यहाँ पे है, बैसिलस मतलब रॉड, ठीक है। तो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बैसिलस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप शेप का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं इसके वर्ड से। बैसिलस मतलब रॉड लाइक है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बैसिलस। अब क्या बोला है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एक्सिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, प्रोकैरियोटिक हैव अ सेल वर्क सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, जो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा मतलब माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी सब में क्या है, सेल वर्क सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आएगा। माइकोप्लाज्मा में क्या है, नो सेल वॉल, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट बात है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, जो कि हम जानते ही हैं, ठीक है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो भी हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में एक मेजर डिफरेंस यही आता है कि जो यूकैरियोटिक है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है कि मतलब अगर सेल के बारे में बता रहा है तो क्या बता रहा है कि जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल वो जो है मतलब एक वॉल से सराउंडेड है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, और उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है, वो कवर्ड अप नहीं है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी एनवेलप्ड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जैसे कि हमारा यूकैरियोटिक में होता है। तो ये सब बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट हो गया, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया, क्या क्या, कि जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, ठीक है। तो पहला मैं इसको यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, इस बात को हमको कॉपी में लिखना है अच्छे से, नेकेड। दूसरा क्या है, नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद क्या है, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में हम बहुत डिटेल में इसमें पढ़ चुके हैं, बायोटेक चैप्टर में पढ़ चुके हैं 12th वाले, जो कि अपलोडेड हो चुका है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में बात की है प्लाज्मिड के बारे में। दी प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, जैसे कि एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस आता है वो प्लाज्मिड के थ्रू ही आता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एक विशेष मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कि उनका जीनोमिक डीएनए होता है, जो कि किसी न्यूक्लियोइड वाले जगह पे होता है, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस ही नहीं है या न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उस जगह पे जो है वहाँ पे हमारा जीनोमिक डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब उस न्यूक्लियोइड वाले रीजन में जहाँ पे जीनोमिक डीएनए पाया जाता है, उसको छोड़ के जो आउटसाइड जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे और एक प्लाज्मिड मिलता है, ठीक है।
तो वो प्लाज्मिड वहाँ पे मिल गया और वही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस उसको बैक्टीरिया को या फिर जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, वही बात को यहाँ पे लिखा है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, जो कि हम 12th में पढ़ चुके हैं और वीडियो अपलोडेड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स, नो, ठीक है, ये तो बात हो गया। क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकेरियोट्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकेरियोट इसमें पाया जाता है। ठीक है, नो ऑर्गेनेलिस लाइक दी वंस इन यूकेरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, नो ऑर्गेनेलिस लाइक दी वंस इन यूकेरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो भी है मतलब एक्सेप्ट राइबोसोम, एक्सेप्ट क्या, राइबोसोम, कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है जो कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, नो ऑर्गेनेलिस लाइक दी वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम। सिर्फ जो राइबोसोम है वो जो है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों के दोनों में पाया जाता है एज इट इज सेम। ठीक है, बाकी सब जो है नहीं पाए जाते। जो यूकेरियोटिक में है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा, या फिर प्रोकैरियोटिक वाला यूकेरियोटिक में नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryote. They are essentially infoldings of cell membrane. तो इस बात को हम अच्छे से लाइन करके रखने वाले हैं। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes. ठीक है, द एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोट्स है हमारा सॉरी जो हमारा मेसोसोम है, ठीक है, जो हमारा मेसोसोम है, मेसोसोम, ये हमारा क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, और यही जो है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो हमारा मेसोसोम है, क्या है मेसोसोम क्या है? मेसोसोम एक इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोकैरियोट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ पे ध्यान रखना है मेसोसोम को। ठीक है, मेसोसोम को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। अब रही बात इस इमेज की, तो इस इमेज को बिल्कुल ही भूलना नहीं है। जैसे कि एनसीईआरटी क्या करेगा कि इस इमेज को दे देगा, लेकिन इस जगह में डैश डाल देगा, इस जगह में डैश डाल देगा, यहाँ पे डैश डाल देगा, यहाँ पे डैश डाल देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो अलग अलग ऑप्शन देगा, उसको डालने बोलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है, कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर सबसे बड़ा है। फिर टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, उसके बाद पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, उसके बाद वायरस 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये मतलब इस डायग्राम को ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे हो सकता है क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आने का चांस है वो है एक ये वाला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, और एक ये राइबोसोम वाला पॉइंट। ठीक है, और राइबोसोम वाले पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट जो नेकेट जो जीनोमिक डीएनए पाया जाता है और नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने सारे के सारे कवर अप कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है कि सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। ठीक है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स particularly the bacterial cells have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure, that is the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane. ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब भी हम एक सेल एनवेलप की बात करते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर टाइप का है या फिर उसे मिलता है। जैसे कि इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट है, सबसे पहले पर आउटर मोस्ट को मैं ओ से लिख रहा हूँ, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोकाइलिक्स। इसको सब जानते ही हैं। ठीक है, ग्लाइकोकाइलिक्स सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, और उसके बाद फॉलोड बाय किसके, उसके बाद क्या मिलता है, इसके बाद मैं CW लिख देता हूँ, जो कि है हमारा सॉरी,
इसके बाद हमारा जो मिडिल वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, जो मिडिल वाला पार्ट को मैं एम लिख रहा हूँ, तो मिडिल वाला पार्ट में क्या मिल जाएगा, हमारा सेल वॉल मिल जाएगा। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में क्या मिलेगा, ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, मिडिल में हमारा सेल वॉल मिलेगा, और हमारा जो सबसे इनर वाला पार्ट है वहाँ पे हमारा मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं पीएम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो तीन है, ये तीनों मिलके हमारा बनाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का क्या बनाते हैं, एक सेल एनवलप बनाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि अब क्यों इसी की जरूरत क्या है, इसको हम अभी पढ़ते हैं। इसका जरूरत इसलिए है कि although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of the difference in the cell envelopes. ठीक है, तो पहले तो ये बात है कि इसका जरूरत क्या है, इस एनवलप का जरूरत ये है कि बैक्टीरिया जो है या फिर जो भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस में रहता है, बहुत ही वियर्ड कंडीशन में रहता है, क्योंकि वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है, और इसलिए क्या होगा कि जो छोटे छोटे से फैक्टर्स होंगे वो उसको अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर एसिडिटी या थोड़ा सा भी पीएच में या फिर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में अगर चेंजेस आ गया तो वो उस बैक्टीरिया को या फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको ये सब का ध्यान रखना पड़ता है, और इसीलिए वो अपने आप को एक एनवलप में बंद करके रखता है। तो वो एनवलप जो है इस चीज का बना रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो वो इसीलिए मतलब अपने आप को रेसिस्ट कर पाए उस इन्वायरमेंट के थ्रू या फिर डिफरेंट हार्श इन्वायरमेंट के थ्रू बचा पाए अपने आप को, इसीलिए इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है वो क्लासिफाई भी हो जाता है इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन दी सेल एनवलप। इसी सेल एनवलप के डिफरेंस के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है वो दो भाग में क्लासिफाई हो जाता है। ठीक है, envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. That take up the Gram stain are Gram positive and the other do not called Gram negative bacteria. क्या होगा कि दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, पहला जिसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव और दूसरे बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ये बैक्टीरिया को मतलब डिवाइड करने का एक सबसे मेजर और एक सबसे बेसिक तरीका है जिसमें हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं, जो कि है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्राम स्टेन को, जब भी हम उसके ऊपर कोई स्टेन डालेंगे, स्टेनिंग करना मतलब कि कलर करना, उसको आइडेंटिफाई करना, तो जब भी हम ग्राम स्टेन उसके ऊपर डालेंगे ना, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, उस कलर को ले लेगा वो बैक्टीरिया जो है। और ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होता है जो कि इसके ऊपर हम कलर डालेंगे, स्टेनिंग करेंगे, तो वो कलर को पिकअप नहीं कर पाएगा, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उस ग्राम स्टेन के थ्रू। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो कलर पिक कर लेगा उसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये सब ये क्यों कर पा रहा है, मतलब कोई बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव है, कोई ग्राम नेगेटिव है, तो ये क्यों है ऐसा, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके सेल एनवलप में डिफरेंस है। कुछ पार्ट्स है जो कि इसके सेल एनवलप में प्रेजेंट है, और कुछ पार्ट है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल एनवलप में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें इस बात को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन तीनों में कौन सा पार्ट डिफरेंस करता है, जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स वाला पार्ट है यही डिफर करता है। ठीक है, कौन सा पार्ट डिफर करता है, ग्लाइकोकैलिक्स वाला पार्ट। जो ग्लाइकोकैलिक्स वाला पार्ट है वो जो है, जो अलग बैक्टीरिया है उसका उसमें कंपोजिशन कौन कौन सी पार्ट डिफर करती है, कंपोजिशन मतलब किस चीज़ का ग्लाइकोकैलिक्स बना हुआ है, उसके कंपोजिशन क्या क्या है, और थिकनेस। तो कंपोजिशन और थिकनेस डिफर करती है ग्लाइकोकैलिक्स की अलग अलग बैक्टीरिया में। ठीक है, एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, मतलब किसी में जैसे स्लाइम लेयर होती है। It could be a loose sheath called slime layer in some, while in other it may be thick and tough called capsule. ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स से दो टाइप पता चल गया यहाँ पे। पहला क्या है, पहला स्लाइम लेयर है यहाँ पे, जो कि बहुत लूज शीथ होगा, ठीक है, हल्का सा होगा। और दूसरा क्या है, कैप्सूल मतलब एकदम हार्ड टाइप का होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, ये देखिए इस बात को भी यहाँ पे लिखना चाहिए। The cell wall determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing। यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं बार बार, या फिर assertion रिसेंट का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या है कि the cell wall determine the shape of the cell and provide a structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing।
ठीक है। जो सेल वॉल है, पहली बात तो क्या क्या मतलब सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या हो गया यहाँ पे। पहला बात तो है कि ये स्ट्रक्चर एक देगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल को स्ट्रक्चर देगा। स्ट्रक्चर देने के बाद और क्या करेगा, उसको बर्स्टिंग से बचाएगा और कोलेप्सिंग से बचाएगा, ठीक है। मतलब कि वो एक ढांचा दे रहा है एक एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, कोलैप्स ना हो जाए करके कोलैप्सिंग से बचाएगा और फट मत जाए करके बस्टिंग से बचाएगा, दोनों तरफ से बचा रहा है उसको। उसको एक प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर दे रहा है एक प्रोकैरियोटिक सेल को, ठीक है। तो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया, तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। दिस सेल वॉल वाला, और जो यहाँ पे स्लाइम लेयर और कैप्सूल वाला बात है कि ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन और थिकनेस पे डिफर करता है, इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो हमारा एनवेलप का पार्ट हो गया 3 पार्ट, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, interacts with outside world, which of the following interacts with the outside world। पहला दे देगा क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा क्या दे देगा, सेल वॉल। तीसरा क्या दे देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और चौथा क्या दे देगा, सेल एनवेलप मान लीजिए। अब सीधी बात है, सब दिमाग क्या लगाएंगे कि कौन सा इसमें से चीज़ है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड जो है हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो कौन इंटरेक्ट करेगा, जो सबसे आखिरी पार्ट में, मतलब जो सबसे बाहर होगा, जैसे कि सेल एनवेलप बहुत लोग सोच लेंगे, फिर ग्लाइकोकैलिक्स समझ लेंगे। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो सेल वॉल तो समझ ही लेंगे, पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सबसे इनर पार्ट है, वही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सबसे इनर पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर बात यह है कि यही आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके जो पोर्स है, इसकी जो मतलब ये जो रास्ता है इसका, वो डिपेंड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीज को ही अंदर जाने देगा, कुछ चीज को अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता था मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ। दिस, तो ठीक है, ध्यान रखना है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकेरियोट। यही बात भी है कि ये मेम्ब्रेन भी है जो है, जो यूकेरियोट से उसके जैसा सिमिलर है, ठीक है। वहाँ पे हम इससे पहले जो बात किया था कि कोई भी चीज़ सेम नहीं है, हम ऑर्गेनेलिस का बात किया थे, तो वहाँ पे सिर्फ राइबोसोम था जो कि सेम था, पर यहाँ पे ये ऑर्गेनेली तो नहीं है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में सेम हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेम इन यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है, क्योंकि वो तो एक ही जैसा मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस वाला बात नहीं है। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम। अभी हम पढ़े थे मेसोसोम क्या है। मेसोसोम एक सेल वॉल का इनफोल्डिंग है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, विच इज फॉर्मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। एक्सटेंशन ऑफ क्या, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। अभी हम यहाँ पे पढ़े थे, क्या लिखा था यहाँ पे एनसीईआरटी कि यहाँ पे आया, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है फिर से, क्या कि मेसोसोम विच इज फॉर्मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। द एक्सटेंशंस वेयर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लेमिले। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। देख लीजिए कितने, उसके बाद और लिखा हुआ है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया दे आर अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। देखिए क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, इस बात को लिख लेते हैं कि जो हमारा मेसोसोम है, मेसोसोम, वो सबसे पहली बात है क्या, वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब तो समझ ही रहे होंगे, एक्सटेंड मतलब उसी का अलग दूसरा पार्ट है, आगे वाला पार्ट है। तो एक्सटेंशन
ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, ये क्या है, ये है मेसोसोम। उसके बाद इसके इतने सारे फंक्शन हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है। पहली बात तो सेल का मतलब सेल, एक सेल का 80% काम तो यही कर रहा है एक तरह से। तो क्या क्या कर रहा है, पहली बात, एक मिनट पर इस पॉइंट को लेना भूल गए। द एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किस फॉर्म में है, एक्सटेंशन तो है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर किस फॉर्म में है, तो इस ये है वेसाइकल्स के फॉर्म में, वेसाइकल्स, उसके बाद आ जाता है ट्यूबुल्स, और उसके बाद आ जाता है लेमिले, ठीक है। तो जो मेसोसोम है वो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूबुल्स और लेमिले, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या क्या जाता है, पहला बात है इसका फंक्शन है जो कि है सेल वॉल फॉर्मेशन। पहली बात, सेल वॉल के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है मेसोसोम। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद आ जाता है कंप्लीट डिफरेंट फंक्शन जो कि है डीएनए रिप्लिकेशन। कोई लेना देना नहीं है इसको सेल वॉल के फॉर्मेशन से, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। उसके बाद क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद किस में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये हेल्प करता है रेस्पायरेशन में, हेल्प कर रहा है ये, रेस्पायरेशन में हेल्प किया। रेस्पायरेशन में हेल्प करने के बाद ये किस में किया, सेक्रेशन में हेल्प किया। सेक्रेशन में हेल्प करने के बाद क्या किया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है एक तरह से। उसके बाद एंजाइमेटिक कंटेंट में के सेपरेशन में भी हेल्प कर रहा है, एक तरह से वही हो गया, ठीक है, एंजाइमेटिक कंटेंट। और ऑल्सो इस बात को भी लिख ही लेते हैं कि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ पीएम, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतना फंक्शन है मेसोसोम के बारे में, इतना सब चीज़ हमको हर पॉइंट, हर समय हमको अपने ध्यान में रखना है। क्या ये पहले है, ये है एक एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और किस फॉर्म में है, वेसाइकल, ट्यूबुल एंड लेमेले के फॉर्म में ये हमको दिखता है। उसके बाद इसके फंक्शन क्या क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, रेस्पायरेशन, सिक्रीशन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट का सिक्रीशन, और उसके बाद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है एक मेसोसोम का पूरा फंक्शन, और वो क्या है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, जो कि अगर पढ़े नहीं है ध्यान से या याद नहीं है तो दिक्कत दे देगा। इन सब प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, अब साइनोबैक्टीरिया में क्या मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में हमको मिलेगा क्या, जो कि है क्रोमेटोफोर्स। देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है, जो हमारी साइनोबैक्टीरिया है, वो फेमस ही इसीलिए है, या वो जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उसमें कलर्स दिखते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया, अब उसमें कलर्स दिख रहे हैं तो कुछ तो अलग बात होगा, क्योंकि जिसके कारण उस पर कलर्स दिख रहे हैं। तो वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें क्रोमेटोफोर्स है। क्या है, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स नाम से समझ आ रहा है, क्रोमा मतलब कलर। तो उसमें ऐसे एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है जो कि कलर्स दे रहे हैं, क्रोमेटोफोर्स, जिनको हम कलर क्रोमेटोफोर्स बोल रहे हैं, जो कि पिगमेंट कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेसोसोम के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल, एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है। बैक्टीरियल सेल कुछ मोटाइल होंगे, कुछ नॉन मोटाइल होंगे। इफ मोटाइल मतलब समझ आ रहा है ना, कि चलने वाले, जो चल सकते हैं, मोटाइल है, ठीक है। इफ मोटाइल दे हैव thin filamentous extension in to form their cell wall called flagella. Bacteria show a range in number and arrangement of flagella. Bacteria flagellum is composed of three-part filament, hook and basal body. The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structure made of a special protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach bacteria to rocks in stem and also to the host tissues. Important बात है, सीधी बात है, बैक्टीरिया में कुछ कुछ होंगे जो मोटाइल होंगे, कुछ कुछ होंगे जो नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। अगर अब वो मोटाइल है तो मोटिलिटी अपना कर किस थ्रू रहा है,
ठीक है, जैसे कि हम भी मोटाइल है, ह्यूमंस मोटाइल है, मतलब बहुत सारे मैमल्स मोटाइल है। अब मैमल्स मोटाइल है तो मैमल जो है मोटाइल मोटाइल क्यों है, क्योंकि उनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ बॉडी पार्ट है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, जैसे कि जैसे हाथ पैर दोनों ही हेल्प करते हैं एक तरह से मोटिलिटी में। ठीक है, अब बात आता है कि बैक्टीरिया कैसे मोटाइल होगा, तो उसके भी पैर होंगे, है ना। तो उसके जो पैर है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फ्लैजेला। ठीक है, वो है हो गया हमारा फ्लैजेला, जो हमारा फ्लैजेला है। अब फ्लैजेला होता कैसे है, फ्लैजेला कुछ कुछ ऐसा होता है, ये अपना हो गया ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैजेला एक तरह से ऐसे। अब इसका यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इसका ऐसे। ठीक है, फ्लैजेला का इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसका भी 3 पार्ट होता है, जो कि ये वाला है पहला फिलामेंट, ये हो गया हमारा क्या फिलामेंटर हो गया, ये हो गया हमारा फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिलामेंट, उसके बाद हो गया हमारा क्या हुक, उसके बाद हो गया हमारा ये वाला बेसल बॉडी। ठीक है, ये बहुत डिटेल में होता है जो फ्लैजेला है, इसमें अलग अलग रिंग्स आते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्लैजेला पे आ गया हमारा बेसल बॉडी, उसके बाद आ गया, उससे पहले आ गया हुक, उससे पहले आ गया फिलामेंट। फिलामेंट जो है हमारा लॉन्गेस्ट है, जो कि समझ में आ ही रहा होगा फिलामेंट। ठीक है, तो जो अब बैक्टीरिया जो है उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट शो करता है, मतलब बोल रहा है कि बहुत सारे अरेंजमेंट शो कर रहा है, मतलब कि वो ये बताना चाह रहा है कि मान लीजिए बैक्टीरिया है तो इसमें अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होंगे, किसी में होगा कि बहुत सारे फ्लैजेला है, किसी में होगा, किसी में 2 ही फ्लैजेला निकलेगा, जैसे पैरामीशियम में देखे हैं ऐसे, जैसे 2 फ्लैजेला निकला रहता है, किसी में 1 ही फ्लैजेला निकलेगा, किसी के पूरे बॉडी, मतलब पूरे के पूरे उसके बॉडी के हर तरफ फ्लैजेला निकला रहेगा, है ना। तो फ्लैजेला का ये वाला बात आ जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट, जो कि है फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, इसके बारे में बात कर लिए। द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम दी, इस बात को ध्यान रखना है कि सेल सरफेस से निकलता है, ये वाइट हो गया, कहाँ से होता है ये, सेल सरफेस टू द आउटसाइड, सेल के सरफेस से आउटसाइड तक का अगर कोई बात करे तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट होगा। बिसाइड्स फ्लैजेला के बाद बैक्टीरिया में 2 चीज और देखने को मिल रहा है, वो है पिलाई और फिम्ब्रिए। तो पिलाई और फिम्ब्रिए, जब भी हम पिलाई की बात करते हैं, पिलाई और फिम्ब्रिए की, तो जो पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ठीक है, जब भी हम पिलाई की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, जो कि ये इस पिलाई के थ्रू ही होता है, सेक्सुअल पिलाई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होगा, ऐसे करके एक पिलाई बना लेगा ऐसे। ठीक है, जो कि यहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से पास करेगा दूसरे किसी बैक्टीरिया में। ठीक है, इसको हम सेक्स पिलाई बोलते हैं, सेक्सुअल पिलाई। ठीक है, तो ये पिलाई जो है अभी स्पेशल टाइप का प्रोटीन से बना हुआ है, और ये भी एक मतलब प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर है पिलाई जो है। उसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर के बारे में और बात कर रहा है, जिसको हम फिम्ब्रिए बोल रहे हैं। फिम्ब्रिए कैसा है, एक स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रस स्प्रूटिंग। देखिए ध्यान रखना है, फिम्ब्रिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है, फिम्ब्रिए मतलब एफ से है फिम्ब्रिए, तो याद रखना फाइब्रस है, क्योंकि एफ से है ना, तो याद रखना क्या, फिम्ब्रिए जो है फाइब्रस है, और क्या है, एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किस में हेल्प कर रहा है, जो कि बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा है रॉक इन स्ट्रीम्स, मतलब जैसे कि एक बहाव जा रहा है किसी दिशा में, पर बैक्टीरिया वहीं पे रहना चाह रहा है, बैक्टीरिया आगे नहीं जाना चाह रहा है, तो वो फिम्ब्रिए के थ्रू ही एक जगह में रुके रहेगा, है ना। वो या फिर किसी कोई होस्ट इशू आ गया तो वो उसको पकड़ेगा कैसे, या फिर उसके होस्ट इशू में अपने आप को स्टक कैसे करेगा उसके पास, तो वो फिम्ब्रिए के थ्रू ही करेगा। एक तरह से समझ लीजिए तो फिम्ब्रिए जो है उसका हाथ है ना। मान लीजिए एक स्ट्रीम जा रहा है पर बैक्टीरिया उससे बहना नहीं चाहता, तो वो फिम्ब्रिए के थ्रू अपने आप को एक जगह पे रॉक कर लेगा, एक जगह पे रोक के स्टैंड करेगा, रोक के रखेगा फिम्ब्रिए को। ठीक है, फिम्ब्रिए के थ्रू अपने आप को रोक के रखेगा। ठीक है, तो फिम्ब्रिए जो है स्मॉल ब्रिसल लाइक एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है। पिलाई जो है हमारा स्पेशल प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, इसको हम सेक्सुअल पिलाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी पिलाई और फिम्ब्रिए के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा आगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा यूकैरियोटिक सेल आ जाएगा, मतलब यहाँ से राइबोसोम के से बात करने के बाद हमारा यूकैरियोटिक सेल आ जाएगा। इसके बारे में हम फिर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को, इस प्रोकैरियोटिक सेल वाले पोर्शन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वाला जो भी कंटेंट है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये वाला जो PDF है वो मिल जाएगा।
ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।